गोल्डन पीस डील। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। चर्चा आज इसी को लेकर होगी क्योंकि फ्रांस से ईरान और अमेरिका से भारत तक सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर हर और बातचीत हो रही, चर्चा हो रही। अक्सर निवेशक कीमती धातुओं में दिलचस्पी दिखाते हैं और उन्हें निवेश के लिहाज से बेहतर माना भी जाता है। सेफ हेवन इन्हें कहा जाता है, खासतौर पर अगर सोने और चांदी की बात करें। और यही वजह कि सोने चांदी को हमेशा सेफ हेवन माना गया है। लेकिन मिडिल ईस्ट संकट पर आज शांति समझौता भारी पड़ गया। अमेरिका ईरान के बीच डील पर साइन हो गए हैं। ऐसे में सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट देखी जा रही है। तो आज चर्चा हम सोने और चांदी के उतार चढ़ाव पर ही करेंगे। मिडिल ईस्ट के हालात का भारत के सराफा बाजार पर कितना असर होगा, किन फैक्टर्स की वजह से निवेशकों का रुख बदला है, आगे क्या होगा। तेल, सोना, चांदी, क्लीन गोल्ड, आपके शहर में गोल्ड सिल्वर का क्या है रेट, क्या और गिरेगा सोना और चांदी। यूएस ईरान की गोल्डन पीस डील, इन तमाम पहलुओं पर हम बाजार के जानकारों से चर्चा करेंगे। तो यूएस ईरान के बीच हुई है गोल्डन पीस डील। इसका असर वैसे दुनिया भर के सराफा बाजार पर पड़ा है। लेकिन आज अगर हम सोने और चांदी के रेट्स की बात की जाए, आज क्या दाम है, तो भारी गिरावट इसमें देखने को मिली है। चांदी सुबह 2.5% से ज्यादा नीचे थी और अब से कुछ ही देर पहले 3.5% से ज्यादा नीचे लुढ़क गई है। सोने की बात कर लेते हैं, जो सुबह लगभग 1.5% सस्ता खुला था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो 2% तक गिरावट है। सोने के दाम प्रति 10 ग्राम शुरुआती कारोबार में करीब 2,000 रुपए नीचे थे, तो अब ये 3,000 रुपए की गिरावट के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी सुबह 6,000 रुपए सस्ती थी, तो अब ये 8,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। जनवरी में सोना और चांदी अपने हाई पर थे। सोने चांदी के दामों पर दुनिया भर की नजरें हमेशा से ही बनी रहती हैं। ईरान और अमेरिका के शांति समझौते का असर भी दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिए हैं। 4 महीने की जंग खत्म करने पर सहमति बन गई है। ट्रंप ने फ्रांस में G7 समिट में साइन किए हैं। इस दौरान ट्रंप ने कहा है कि डील पर साइन हो गए हैं। अब माना यह जा रहा है कि तेल बिक्री और प्रतिबंधों में राहत संभव हो सकेगी। मिडिल ईस्ट तनाव घटने का सराफा बाजार पर असर दिखेगा। सोने चांदी का आगे हाल होगा क्या, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि सबके जहन में सवाल यही है, क्या और गिरेंगे दाम या फिर उठेगा सोना। इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है और आज इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से। हमारे साथ इस वक्त बिजनेस टुडे के एडिटर शैलेंद्र भटनागर मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट तनाव कम होने से भारत में सोने चांदी पर असर कितना पड़ा है, थोड़ा समझा दीजिए। जैसे जैसे युद्ध में विराम आपको लगता हुआ दिख रहा है, तो सोने और चांदी में जो रिस्क प्रीमियम था वो आपको कम होता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से हमारे सामने एक गिरावट का दौर चलता हुआ दिख रहा है। हमारी जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उसकी वजह से भी सोना और चांदी का दाम भारत के अंदर थोड़ा ज़्यादा था मुकाबले ग्लोबली। अब वो आपको धीरे धीरे नर्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो डर का माहौल था, और डर में हम अक्सर देखते हैं कि सेंट्रल बैंक्स और अन्य कई निवेशक सोना और चांदी को खरीदते हैं। जैसे जैसे वो डर कम होता जा रहा है तो सोने और चांदी के भाव में गिरावट आती हुई दिख रही है। ये कुछ समय तक और आगे चल सकती है। यही है मेरा अगला सवाल आपसे शैलेंद्र जी, क्या ये जो गिरावट है इसका असर आगे जारी रहेगा, क्या भाव और ज्यादा गिरेंगे? आप उम्मीद कीजिए कि सोना और चांदी के भावों में आपको और नरमी दिखेगी। वो इसलिए क्योंकि अब दलाल स्ट्रीट पर शेयर बाजार चहकने लगा है तेजी में, और क्योंकि सबके पास पैसा जो होता है वो कम ही होता है, तो वो सोना और चांदी में से पैसा निकाल के अब आपको शेयर्स खरीदते हुए दिखेंगे। तो उम्मीद कीजिए कि आगे आने वाले 5-6 महीनों में शेयर के दाम बढ़ेंगे और सोना और चांदी के दाम नर्म होंगे। तो सीधा सा सवाल है, फिर निवेशकों के लिए क्या सलाह आप देंगे, खरीदा जाए या वेट की जाए? अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपके पोर्टफोलियो में सोना और चांदी लगभग 10 से 12% होना चाहिए ETFs के जरिए। ज्यादा सोना और थोड़ा बहुत चांदी, ये आपके पोर्टफोलियो का हेज होगा, जिससे बुरे समय में अगर दोबारा आता है, लड़ाइयां दोबारा छिड़ती हैं, तो सोना और चांदी के दाम बढ़ेंगे और उस वक्त हो सकता है कि
शेयर मार्केट के दाम गिरें, तो ये एक हेज की तरह काम करेगा। और इसको आप हर साल बैलेंस कीजिए। जहां सोना 12-15% हुआ आपके पोर्टफोलियो को, उसको वापस 10% कर दीजिए। जहां सोना गिरा 5 या 7% पहुंचा, उतना सोना आप और खरीद दीजिए। अगर आप बैलेंस रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में लगभग 8 या 9% ओवरऑल पोर्टफोलियो का सोना, तो आपको लंबी अवधि में एक बहुत आरामदायक अच्छा रिटर्न मिलेगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, वही कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाह रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। यूएस ईरान की गोल्डन पीस डील, स्पेसिफिकली अगर हम भारत की बात करें तो कितना असर भारत पर होगा? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए हम सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। परिचय करा देती हूँ, मेजर जनरल संजय सोई डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एसपी शर्मा चीफ इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश सिंघल जी हैं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बुलियन एसोसिएशन से। हमारे साथ प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ इकोनॉमिस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सोने और चांदी पर ही, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव यहां पर देखने को मिल रहा है, और जैसे मेरे सहयोगी शैलेंद्र भी कह रहे थे अभी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से खरीद सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने सलाह दी है कि फिलहाल नहीं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं उस पर भी जानेंगे। लेकिन संजय सोई जी, पहला सवाल सीधा आपसे, क्या हम इसको भारत के लिहाज से गोल्डन डील माने? बिल्कुल नवजोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आप कह रहे हैं सोने चांदी की बात कर रहे हैं, मौका अच्छा है तो एक गोल्डन डील ही कहूंगा मैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ही नहीं, देखिए पूरी दुनिया ही इस डील का काफी इंतजार कर रही थी कि क्योंकि आम आदमी, मेरे और आपके जैसे जो बाकी हमारे साथी बैठे हैं, हमारे दिमाग में हमेशा ये सवाल होता था कब ये जंग खत्म होगी, कब ये शांति होगी। हालांकि भारत में आप देखिए कमी नहीं महसूस हुई हमें तेल की, और पेट्रोल पंप पे लंबी लाइनें नहीं लगी, कहीं भी मिलता रहा। थोड़ा महंगा हुआ है लेकिन वो तो सिचुएशन है, उसके हिसाब से ग्लोबल रेट के हिसाब से होगा। तो अब ये चीज है, देखिए तेल आना शुरू हो जाएगा, दुनिया में तेल की आपूर्ति बढ़ जाएगी, मध्य पूर्व के देश रात की सांस लेंगे। वहां पर जो भारत का इन्वेस्टमेंट है, भारत के जो लोग वहाँ काम करते हैं, उनके लिए फिर अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ साथ में देखा जाए तो भारत को व्यापार मध्य पूर्व के देश के साथ है, चाहे वो ओमान हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, कतार हो, सभी देशों के साथ भारत का बहुत काफी व्यापार है। और यूएई के साथ खास तौर से देखा जाए तो हम सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इन सबको देखते हुए ये बात निश्चित है कि लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ कुछ इश्यूज हैं जो अगर एक मिनट में फटाफट गिना देता हूँ कि क्या वो यूरेनियम एनरिचमेंट की बात हो, चाहे वो मिसाइल की रेंज की बात हो, चाहे वो हमास हुती हिजबुल्लाह की बात हो, क्या इसराइल इसके साथ खड़ा हुआ है, क्या ईरान टैक्स लेता रहेगा, क्या अमेरिका की जनता इनको जो पैसा देंगे $300 बिलियन, जिसमें $24 बिलियन अभी देंगे, उसके लिए तैयार है। काफी पेच है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी में एक अच्छी खबर आई है और हमें उसका स्वागत करना चाहिए, और जिसका स्वागत बाजार ने, शेयर मार्केट ने और क्रूड ऑयल प्राइसेस ने डेफिनेटली किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब यकीनन गोल्डन डील इसको माना जाए, लेकिन सवाल सर थोड़ा सा हमें इसका गणित, इसके पीछे का भी समझाइए। सोने और चांदी के दाम कम हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? अगर अभी देखिए बाजार की बात करें तो 3% की गिरावट के साथ फिर से सोना बंद हुआ है। डॉक्टर शर्मा सर, ऑडियो म्यूट है आपका। जी जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो डेजिग्नेशन है अभी, आई एम चीफ इकोनॉमिस्ट एसोचैम, आई एम नो लॉन्गर विद PhD CCI जी। सो प्लीज आप सर करेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो सोने और चांदी की बात है, जो गिरावट का आपने रवैया बताया, आपने चर्चा की, मेरे से पहले भी एक जो पैनलिस्ट थे उन्होंने बताया, अपने विचार दिए। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सोने और चांदी में, खास करके जो सोने में अभी बढ़त हमने देखी थी पिछले साल में, 2025 में एक रिकॉर्ड स्तर पे गया और हर एक महीने ही रिकॉर्ड स्तर पे जा रहा था। तो उसके लिए कारण जो था वो खाली मिडिल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया क्राइसिस या फिर जो अभी 2-3-4 वर्षों से जो युद्ध शुरू हुआ वो नहीं था। वो उनमें से एक कारण था। वो टोटल उसकी वजह से ही जो गोल्ड प्राइसेस या सिल्वर के प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहे थे। अगर आप देखेंगे कि जो गोल्ड में रैली शुरू हुई असल में वो 2001 में शुरू हो चुकी थी। 2001 में
जो गोल्ड के प्राइसेस थे पर ट्राई ऑन्स, लगभग कोई $271 होते थे पर ट्राई ऑन्स, जो बढ़ के लगभग कोई $1500-1600 हो गए थे 2011 तक, 10 साल में। उसके बाद फिर 2011 से लेके 2021 तक थोड़ा उस पेस पे चले, कि बहुत ज्यादा तेजी नहीं थी लेकिन गिरावट भी नहीं थी, एक स्टेडी मोड में आगे इंक्रीज हुए, $600-700 और भी इंक्रीज हुए। उसके बाद फिर 2020 से जब कोरोना का संकट था, उसके बाद में फिर और तेज गति से बढ़ने लगे। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है वो दैट इज नॉट ओनली सिंगल फैक्टर फॉर द गोल्ड प्राइसेस। आप गोल्ड के प्राइसेस को अगर देखेंगे तो 2001 से निरंतर बढ़ रहे हैं। बीच में ऐसी फ्लक्चुएशंस आती हैं, जैसे आज हम गिरावट देख रहे हैं, तो मैंने ऐसी गिरावट 2008 में भी देखा था, इससे पहले भी बहुत बार ऐसे गिरावट आते हैं और बहुत बार तेजी आती है। तो आप इसका जो ओवरऑल जो इसका लॉन्ग टर्म ट्राजेक्टरी है, जो लॉन्ग टर्म इसकी ग्रोथ मोमेंटम है, उसको अंडरमाइन करके ना चले, मेरा ये सलाह है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड की परिस्थितियां रहेंगी वो ऐसे ही थोड़ी, अभी जो पीस है वो भी फ्रेजाइल है। आने वाले टाइम में जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, और उसके लिए जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उनमें भी एक नर्म रवैये की जरूरत पड़ेगी। खास करके यूएस में भी फेड को नर्म रवैया अपनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो यूएस के इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाएंगे, जो अभी जिसका ग्रोथ रेट जो है वो डिसलिरेट कर रहा है। जो अभी आईएमएफ ने जो पहले आंकड़ा दिया था वो लगभग कोई 3.5% का था, उससे कम करके करते करते वो अब 2.3% पे अभी आ गया है, जो पहले काफी हाई पे था। लेकिन धीरे धीरे जो गिरावट है ये जीडीपी में, उसको आगे बूस्ट करने के लिए, वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है उनको बूस्ट करने के लिए सरकार को वहां पे जो फेड है उसको नर्म रवैया अपनाना पड़ेगा, जिससे कि गोल्ड को सपोर्ट मिलेगी। और दूसरा कारण क्या है कि जो आपने सेंट्रल बैंक्स की बात की कि उन्होंने पहले गोल्ड के ऊपर बहुत तेजी से खरीदारी की, लेकिन अभी वो शायद नहीं कर रहे होंगे, ऐसा भी नहीं है। गोल्ड के ऊपर उनकी खरीदारी अभी नहीं शुरू हुई, ये काफी वर्षों से चल रही है, जिसमें वो गोल्ड ज्यादा अपने रिजर्व्स में रख रहे हैं। वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए उस चीज का बिल्डअप करने में जुटे हैं, जो हम पिछले काफी वर्षों से देख रहे हैं। ये जरूर है कि अभी क्रूड प्राइसेस ऊपर गए थे, शायद डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो गोल्ड में बाइंग है उसको थोड़ा पॉज किया हो। तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन आप इन सब चीजों को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के ऊपर कोई ऐसा संकट नहीं है कि उसके प्राइसेस, यानी आज भी जो हम कहते थे सेफ हेवन है, आज भी गोल्ड बिल्कुल सेफ हेवन ही माना जाएगा। एक बार प्रोफेसर दिनेश, बिल्कुल इसको सेफ हेवन मानता हूं मैं। इसको लॉन्ग टर्म में जो इसका ट्राजेक्टरी है, जो 2001 से निरंतर बढ़ रहा है, जिसको ईटीएफ की बहुत सपोर्ट मिली है, ईटीएफ के आने के बाद ही गोल्ड में रैली थी जो 2001 में शुरू हुई, और मैं समझता हूं कि ऐसी टेम्परेरी फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी। हो सकता है ये इस मोड में गोल्ड 6 महीने लगा दे या 1 साल लगा दे, लेकिन गोल्ड को आखिरी ऊपर ही जाना है। और गोल्ड का मैं जो प्राइस समझता हूँ कि कोई भी एसेट, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो रियल एस्टेट है, आने वाले टाइम में गोल्ड के जो रिटर्न्स हैं वो उनसे ज्यादा ही रहेंगे। बिल्कुल। चलिए सर, लौट के एक बार प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ आपके पास आते हुए, आपको याद हो प्रोफेसर साहब, क्योंकि पिछली कई चर्चाओं में हमने इसको लेकर भी बातचीत की कि प्रधानमंत्री ने अपील की थी और बहुत हद तक लोगों ने इस पर अमल भी किया कि गोल्ड न खरीदे, अपना जो पुराना सोना है उसी को आप यूज करें। कुछ हद तक उस पर अमल हुआ भी है। सर, अब क्योंकि हालात सामान्य हो रहे हैं, खबर आ रही है, हम इसको गोल्डन डील के तौर पर देख रहे हैं, तो क्या ये जो लोगों ने अपनी तरफ से सोना खरीदना बंद कर दिया था, उनके लिए फिर अब आप क्या सलाह देंगे? कब तक इस अपील पर गौर करना चाहिए, मानना चाहिए? क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं, अभी आप ही लोग बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड सबसे अच्छा है और बिल्कुल इसे सेफ हेवन माना जाता है। यकीनन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इंतजार कर रहे होंगे कि प्राइसेस कम है तो अभी खरीद लिया जाए। सलाह उनके लिए क्या है, प्रधानमंत्री की अपील को भी देखते हुए? नवजोत जी, आज का दिन बहुत बड़ा दिन इसलिए है पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए। जो अमन पसंद लोग हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि जिस वजह से लास्ट वीक ऑफ फरवरी से पूरी वर्ल्ड में अनिश्चितता का माहौल था और निवेशकों में जो डर का माहौल था, तो निवेशक जो है ना वो
कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से और गोल्ड को खरीदने से रुक रहे थे। अब यूएस ईरान की जो गोल्डन पीस डील हुई है, इसके मायने क्या हैं, इसको अगर मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूं। समझौते के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग $78 प्रति बैरल के हिसाब से आ गया है, जो युद्धकालीन के ऊंचाई से काफी नीचे है। यानी कि भारत आज की डेट में 85% से अपनी आवश्यकता का आयात करता है, इसलिए तेल सस्ता होने से निवेशकों में भरोसा बढ़ा है। दुनिया के स्टॉक मार्केट्स, खासतौर पर भारत की बात करें तो भारत का स्टॉक मार्केट में एक सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। अगर मैं तेल की कीमतों की बात करूं तो इसका फर्क क्या पड़ता है, मैं दर्शकों को, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि $1 में 10 एक जो प्रति बैरल में अगर $10 की भी गिरावट आती है तो अरबों डॉलर का कमी भारत के आयात बिल में होती है। यानी कि इसको मैं एक और सरलीकरण करके बताने की कोशिश करूं तो करेंट अकाउंट डेफिसिट में जो है ना घाटा जो दबाव पड़ रहा था वो कम मिलेगा, राहत होगा, और राजकोषीय घाटा जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो कम होगा। और इससे होगा क्या, भारत के अंदर आखिर क्या परिवर्तन हम देखने को अभी शॉर्ट टर्म में ही मिलेगा, ये देखने को महंगाई की में जो बढ़ रही थी उसमें राहत मिलती देखते हैं। और निश्चित तौर पे जो सीपीआई था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, जो 4.46% नवज्योति चला गया था, वो तेल के सस्ता होने से हमारा लॉजिस्टिक, हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारा उर्वरक, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट और जो खाद्य की जो फूड इन्फ्लेशन था वो कहीं ना कहीं नीचे दिखते मैं देख रहा हूं। सही कह रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर दिनेश बात तो यही है ना, अभी तो डील हुई है। मेरा सवाल यही है कि ग्राउंड पर ये कब तक नजर आएगा? महंगाई आपने कहा कि कम हो सकती है, यकीनन इसका सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ संबंध है, लेकिन ग्राउंड पर ये कब नजर आना शुरू होगा? मैडम देखिए, जब भी हम लोग अर्थशास्त्र में या इकोनॉमिक्स में या किसी पॉलिसीज में देखते हैं तो क्वार्टरली इकोनॉमी की चाल को हम लोग देखते हैं। मैं मानता हूं कि अभी आने वाले एक क्वार्टर में, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में इसके असर दिखेंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो डॉलर 95.7 लगभग 96 के आसपास चला गया था, डॉलर का प्राइस घट रहा है और रुपया मजबूत हो रहा है। इससे हम निश्चित तौर पर मैडम भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक पॉजिटिव संकेत है और भारत के लिए हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। जितने भी पैनल में जो हमारे साथी लोग बैठे हैं, बड़े विद्वान हैं, हमारे जो पहले के पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि निश्चित रूप से भारत के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। और निश्चित हो क्या रहा है कि जब तेल का आयात बिल घटता है तो डॉलर की मांग कम होती है, जिससे रुपए की दर पर दबाव कम होता है, जो कि हमें देखने को तुरंत दिख रहा है मैडम। और वो तुरंत इसलिए दिख रहा है, जैसे आपने कहा कितने दिनों में दिखेगा, इसके इम्पैक्ट की जो कैलकुलेशन है वो तो हम लोग 3 महीने में कर पाएंगे, लेकिन तुरंत इस बात का हम लोग प्रभाव आजकल देख सकते हैं, जो कि पॉजिटिव संकेत है। और इसमें जो आरबीआई के लिए जो प्रश्न एक जो पॉलिसीज की बात होती है कि मॉनेटरी पॉलिसी से हम कैसे हम लोग जो अपना वित्तीय घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट है, इसको कम कर सकते हैं, उसकी ओर जो एक दबाव आ रहा था वो कहीं ना कहीं हमें कम होता दिख रहा है। तो ये सबके लिए खुशी की बात है, जो व्यापार घाटा कम होने की उम्मीद है। और निश्चित रूप से विदेशी निवेशकों का विश्वास भी मजबूत होगा और भारत एक अर्थव्यवस्था जो कि लगभग तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही थी, जो 5वें और 6वें नंबर पर खिसक गई थी, निश्चित रूप से हम आने वाले क्वार्टर में 4थे नंबर पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही हम लोग अपने आप को पाएंगे। यकीनन पूरी दुनिया ने, सही कहा प्रोफेसर दिनेश, पूरी दुनिया ने इसको लेकर राहत की सांस ली है। सीधा योगेश सिंघल जी आपके पास आते हुए, ये खबर सराफा बाजार के लिए क्या एक बड़ी गुड न्यूज लेकर आई है? सराफा बाजार में एक तो फेड रेट पे हमारा ध्यान था कि फेड रेट में कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं या घटाते हैं, क्या करते हैं। जापान ने भी अभी 25 बेसिस पॉइंट अपने बढ़ाए हैं ब्याज दर, और अमेरिका ने अनचेंज रखा है। तो इस पे भी बहुत बड़ा दबाव था बाजार में, और उसकी जैसी घोषणा हुई तुरंत से ही रात को ही बाजार टूट गया। और दूसरी चीज, जो ये समझौता हुआ है, इसका भी असर होगा क्रूड का, जो जैसा बताया हमारे पूर्व पैनलिस्ट ने कि भाई आयात बिल घटेगा तो हमारा रुपया मजबूत होगा, तो उससे भी सोने में गिरावट आती है और कॉमिक्स में भी। तो दोनों चीजों से ही गिरावट आने से सोने के भाव में अभी और मंदी देखने को मिल सकती है। निवेशकों का रुख कैसा है सोने को लेकर? निवेशक तो अभी गायब है बाजार से, अभी तो ग्राहक भी गायब है, अभी ज्वेलरी की भी कोई डिमांड ज्यादा नहीं है अभी। और निवेशक तो 1,30,000 आया था पहले, अभी 1,46,000 होकर जब 53 हुआ तब भी निवेशक गायब है। मुझे ऐसा लगता है कि निवेशकों के घर में माल फंसा हुआ है ऊंचे भाव का,
जो कि वो अभी नीचे भाव में खरीदारी नहीं कर पा। क्या इसको हम प्रधानमंत्री की अपील का असर भी देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी की अपनी एक डिग्निटी है, एक अपना ऑरा है, और काफी लोग मानते हैं। एक ज्वेलर ने तो अपना शोरूम ही बंद कर दिया था, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो लोग वो मानते हैं प्रधानमंत्री जी की बात को, और ये निवेशकों के हित में भी है। अगर प्रधानमंत्री जी की बात मान के 1000 टन सोना एक साल में अगर हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये बहुत सस्ता हो जाएगा फौरन में, क्योंकि हम बहुत बड़े खरीदार हैं सोने के। तो तैयारी माल अगर नहीं बिकेगा तो इसमें मंदी आएगी। अगर निवेशक थोड़ा सा पेशेंस रखता है तो उसको बहुत अच्छे भाव मिलेंगे। जो उसने अपनी गाड़ी छोड़ दी थी वो सारे भाव नीचे के मिलेंगे, क्योंकि 9% कस्टम ड्यूटी भी बढ़ी हुई है और 12% का तकरीबन रुपए में कमजोरी है। 21% अगर देखें तो 30-32 हजार रुपए तो सोने का भाव आज की तारीख में भी कम है। तो ये भाव, हमें 1 लाख रुपए तक की उम्मीद थी, जो अब बढ़ के 1,30,000 रुपए तक का टारगेट हो गया है। तो यहाँ अच्छी बाइंग बनती है निवेशकों की, और लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग बनती है, क्योंकि ऊपर के भाव में फंसने से हो सकता है उनको काफी वेट करना पड़े, और वो कहीं ना कहीं निवेशक जब घबरा जाता है तो पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग में आ जाता है। जैसे पीछे भी हुआ कि 4 लाख के भाव में लाओ चांदी, लाओ सोना 1.5 लाख से ऊपर चलते, 1.25 लाख, 2 लाख, 1,93,000 रुपए तक सोने की डिमांड रही। लेकिन अभी हम देखने में आ रहा है कि कोई भी सोने चांदी का निवेशक बिल्कुल बाजार में नहीं आ रहा है। तो वो पूछता है कि भाई भाव कब बढ़ेंगे, यानी कि वो तेजी चाहता है, लेकिन बाजार में अभी तेजी आने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। अब जुनसोई, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, यकीनन हम कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है, और तमाम मुल्कों में, खासतौर पर अगर हम अमेरिका की भी बात कर ले तो वहां भी कहीं ना कहीं मंदी को लेकर चर्चाएं हो रही थी, संकेत मिल रहे थे। और हर जगह, भारत की भी बात कर लेते हैं, महंगाई यहां पर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। राहत कितनी मिलने वाली है, कहां कहां राहत मिल सकती है और कितने समय में? इसमें कोई शक नहीं है। एक थोड़ा सोने की बात मैं अपने यूजर एंगल से बता दूं, बाकी सभी एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल कि बिल्कुल जब सही। हम थोड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं तब बाकी एरिया ढूंढते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। पर जब हम सुरक्षित हो जाए तब हम सोना शुरू से ही हिस्टोरिकली एक सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, कि कभी भी इमरजेंसी में हम सोना खरीदें। ये भारत की साइकोलॉजी में है शायद, और जिसकी वजह से एक इसको खरीद के रखा जाता है। ये तो बात, एक छोटी सी बात मैंने कहा कि एक यूजर एंगल से मैं बता दूं कि ये है। दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पर अगर ये शांति होती है तो देखिए कौन परेशान था। एक तो बायर परेशान थे, चाहे भारत हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, यूरोप हो, या अमेरिका के अंदर भी तेल की कीमतें बढ़ गई। दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने से ये आम आदमी को दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, और ये खतरा लगाया जाता है कि स्लो डाउन इकोनॉमी का ना हो जाए और रिसेशन में ना चली जाए, जिसकी वजह से काफी चिंतित थे। प्रेशर अमेरिका के ऊपर बहुत था, साथ साथ में ना केवल बायर्स बल्कि सेलर्स भी। आप देखिए मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं, जो चाहे वो सऊदी हो, कतार हो, ओमान हो, यूएई हो, इराक, उनकी इकोनॉमी किससे चल रही है? तो तेल बेच के चल रही है। अगर ये तेल इनका नहीं बिकेगा, वहीं पे दुनिया भर के झंझट है, और उनकी इंश्योरेंस कॉस्ट और निकल ही नहीं रहा वहां से, तो इनकी इकोनॉमी पर फर्क पड़ गया। दूसरा, वहां पे इन्वेस्टर काफी भाग गए वहां से, और वहां पे एक इकोनॉमी उनकी काफी स्लो डाउन हो रही है वहां। उसकी वजह से भी जो एक हब है, उसकी वजह से भी आज दुनिया में एक इकोनॉमी को शांति से फिर एक चर्न मिलेगा, दोबारा से एक मूवमेंट शुरू हो जाएगा पूरी दुनिया में इकोनॉमी का। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी खबर है। चाहे वो शेयर मार्केट हो, तेल की कीमतें कम होने से जिसका असर, जैसे हमारे बाकी साथियों ने बताया, कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर पड़ेगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी, और एक आम आदमी को फर्क पड़ेगा, उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो मैं मानता हूं, मैं तो हर तरह से स्वागत करता हूँ। देखिए, बातचीत जरूरी होती है, बातचीत से ही एक एक छोटा छोटा हल निकलता है। आज मान लीजिए छोटी सी बात, मान लीजिए उन्होंने ब्लॉकेट हटा दिया और वो हॉर्मुज से हट गए, तो ये लाना शुरू हो गया। बाकी कंडीशन फिर धीरे धीरे 60 दिन में होंगी कि एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ जाएगा, मिसाइल्स की क्या वो रेंज कम करेंगे, या मिसाइल बना के रखेंगे, या फिर जो बाकी इनका आर्मी के ऊपर है, या फिर मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के में अमेरिका की सेना कम करना है। ये सब चीजों में बातचीत चलती रहेगी, लेकिन एक शुरुआत अच्छी होना बड़ा जरूरी था, नवजोत जी। बिल्कुल। चलिए, तमाम खास मेहमान आप हमारे साथ बने रहिए। यूएस ईरान की गोल्डन पीस डील को लेकर चर्चा हम आगे भी करेंगे। यूएस ईरान की गोल्डन डील को लेकर चर्चा आज हो रही है, और इसका असर सराफा बाजार पर कितना पड़ रहा है, सोने चांदी के दामों पर इसका कितना असर पड़ रहा है, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर एसपी शर्मा, आपके पास आना चाहूंगी। सर, अगर आपको याद हो, तनाव जिस तरीके से बढ़ा था,
भारत में खुद प्रधानमंत्री ने अपील की थी, लोगों से कहा था कि आप सोना नहीं खरीदिए, पुराना सोना है जो उसको रीयूज कीजिए। इसके अलावा कारपूलिंग की बात हो रही थी। तमाम ऐसे मेजर्स थे जो भारत ने अपनी तरफ से उठाए थे। इस डील से कम ये तो लग रहा है कि भारत अब राहत की सांस ले सकता है। लेकिन इसके बाद अगर हम खासतौर पर सिर्फ सराफा बाजार की बात की जाए, अभी अगर देखा जाए तो अधिक मास चल रहा था, ज्यादातर लोग पहुंच नहीं पा रहे थे खरीदारी करने के लिए। लेकिन अब थोड़ा समय है जब शादियों के सीजन की शुरुआत हुई है, ऐसे में आपकी सलाह क्या रहेगी? चाहे वो एक नॉर्मल जिसको जरूरत का सोना खरीदना हो, एक आम व्यक्ति जिसको जरूरत का सोना खरीदना है उसके लिए, या फिर कोई निवेशक हो जिसको खरीदना है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, क्या सलाह आप उनको देंगे? देखिए, इसमें मेरी सलाह ये रहेगी कि जो वॉलेटिलिटी है, जो भी अनसर्टेनिटी है, चाहे वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस अभी सेटल होता हुआ दिख रहा है। चाहे वो पीस है जो अभी फ्रेजाइल है, जैसे भी है, लेकिन थोड़ी वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी तो कम हुई है, जिसकी वजह से प्राइसेस में जो है एक करेक्शन आई है। लेकिन इस दौर में अब निवेशक को क्या करना चाहिए, मैं समझता हूं कि स्टेप्स में, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आज के जमाने में जिस तरीके से परिस्थितियां चेंज होती हैं, शाम के टाइम स्थिति कुछ और होती है, सुबह उठते हैं तो कुछ और होती है, तो हमें एक ग्रेजुअल अप्रोच से चलना चाहिए। अगर इन्वेस्ट करना है तो वो भी ग्रेजुअल होना चाहिए। जो सिप है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जो प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट होती है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होती है। और अगर कोई अपने तरीके से भी करना चाहता है तो उसको स्टेप्स में ही करना चाहिए, ना कि एक ही सिंगल गो में। मान लीजिए किसी का कोई फंक्शन है, कोई वेडिंग है या कोई और फंक्शन है, तो उसको गोल्ड की जरूरत है, तो एक ही बार में मत खरीदें, थोड़ा उसको स्टेप्स में खरीदें, थोड़ा वेट करें। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल 1 लाख रुपए का सोना खरीदना चाहते हैं, तो उसको मैं समझता हूँ कि 4 स्टेप्स में 25-25 करके खरीदा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे जो वॉलेटिलिटी है उसका भी एक लाभ हो सकता है। और दूसरे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो गोल्ड की बात हुई थी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गोल्ड के ऊपर हम अगर थोड़ा उसका जो खरीदारी है वो थोड़ा टाल दे, वो बिल्कुल उनकी बहुत सही सलाह थी। क्योंकि गोल्ड में एक तो प्राइसेस बहुत हाई है, और दूसरा जो हमें डॉलर की बहुत जरूरत अभी महसूस हुई, जो जब क्रूड प्राइसेस बढ़े, तो उसमें एक स्वाभाविक सी बात है कि जब डिमांड पर डॉलर इंक्रीज होती है तो हम डॉलर को उस चीजों में ना लगाएं जिनकी अभी जरूरत नहीं है, जो हम आने वाले टाइम में जिनको पोस्टपोन कर सकते हैं। और हमें जो इसेंशियल चीजें, जो जैसे कि हमारा एनर्जी है, एनर्जी के बिना हम नहीं चल सकते, तो उसके लिए उसके ऊपर तवज्जो दी गई, वो बिल्कुल सही एक स्टेप था। और तीसरे नंबर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो घरों में जो गोल्ड है, जो बहुत सारे एस्टिमेट्स हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक जो गोल्ड के भंडार हैं वो लगभग कोई $5 ट्रिलियन के बराबर है। अगर हम जो टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स हैं उनका कुल गोल्ड मिला लें तो उससे भी ज्यादा हमारे जो डोमेस्टिक गोल्ड है हमारे पास है। तो उसके मद्देनजर अगर सरकार कोई ऐसी स्कीम लेके आए कि जिससे वो एक बहुत ही लुक्रेटिव स्कीम हो, जो कि गोल्ड को लोगों में, अगर वो 1% या 2% भी अपना गोल्ड जो है वो फाइनेंशियल चैनल में ले आते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, तो उनको एक अच्छा भरपूर लाभ मिले, तो उससे काफी गोल्ड जो है वो बाहर आ सकता है। जैसे कि अभी सरकार ने एनआरआईज के डिपॉजिट्स के ऊपर एक स्कीम रखी है कि डॉलर डिपॉजिट के ऊपर एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो उसी तरीके से जो गोल्ड के ऊपर भी कोई ऐसी स्कीम अगर सरकार लेके आए जो ज्यादातर जो लोगों के बेनिफिट में हो, तो उसे गोल्ड में एक अच्छी जो है उसका चैनलाइजेशन हो सकता है फ्रॉम फिजिकल एसेट टू फाइनेंशियल एसेट। जैसे गोल्ड लोन में बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली है, गोल्ड लोन बहुत लोगों ने लिया है, जिससे कि कम से कम जो गोल्ड है लोगों ने लोन लेके उसको किसी अच्छे प्रोडक्टिव काम में लगाया होगा, तो कम से कम उसका यूज तो हुआ। लेकिन आने वाले टाइम में मैं ये और सलाह देता हूँ कि ऐसी और स्कीम्स आए जिससे कि जैसे गोल्ड का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आए थे, लेकिन वो स्कीम आगे नहीं चली, तो एक कुल मिला के एक अच्छा अगर कोई स्कीम आती है जिससे कि जो लोग हैं उनको अच्छा लाभ मिले, तो बहुत सहाय हो सकती है, बहुत सारा गोल्ड जो है वो बाहर आ सकता है। ठीक है प्रोफेसर तो ये मेरे कुछ सुझाव है जो आने वाले टाइम में
जो क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस तो फिर वॉलेटिलिटी आएगी, वो स्वाभाविक है। आप 10 दिन के बाद और वॉलेटिलिटी देखेंगे, और हो सकता है आप 10 दिन के बाद बढ़त देखें, वापस रिबाउंड करे, तो ये सब सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, इसी पर एक बार प्रोफेसर दिनेश आप क्या कहेंगे, क्या इस तरह की स्कीम्स की जरूरत है? क्योंकि अगर इस तरह की स्थिति आगे कभी इन फ्यूचर आती है, अब देखिए यहां तक प्रधानमंत्री को अपील करने की जरूरत पड़ेगी कि लोग सोना नहीं खरीदें। अगर हम भारत के लिहाज से देखें, अपने देश के लिहाज से देखें, तो ऐसी स्कीम्स की क्या और जरूरत है हमें? निश्चित रूप से मैडम, क्या था, जिस जिस दौर से विश्व की अर्थव्यवस्था गुजर रही थी फरवरी लास्ट वीक से लेके इस यूएस और ईरान युद्ध के कारण, प्रधानमंत्री जी को अपील करने का मूल कारण जो मुझे लगता है, डॉलर के जो रेट थे वो 96 टच कर गए थे। तो जब हम सोने को खरीदते तो निश्चित रूप से हमारा और रुपया कमजोर होता। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को या पॉलिसी मेकर्स को आगे आके एयरलाइंस को अभी कहने की जरूरत है। अभी देखते हैं 1-2 वीक के अंदर अगर प्राइसेस घटते हैं, चूंकि 79 और 78 डॉलर प्रति बैरल हो गया है, जो 112 के आसपास था लगभग, तो मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकर्स को अभी रेट डाउन इंडिया के अंदर करना चाहिए, जिससे कि एयरलाइंस के जो प्राइसेस हाइक्स हुए हैं भारत के अंदर वो कम हो। पेंट, केमिकल, सीमेंट, लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और ऑयल जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनमें जो है ना उनको आगे आकर के प्राइसेस कट डाउन करने की जरूरत है। रही बात जो हमारे पास जो जियोपॉलिटिकल डायमेंशन से जो टेंशंस था वो कम हो रहा है, ये बहुत अच्छा खबर है, गुड न्यूज है। और चूंकि गुड न्यूज टुडे चैनल ने इसको दिया है, तो मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि गुड न्यूज टुडे का ये अथक प्रयास रहा है कि ऐसे विषयों पर, ऐसे व्यापक विषयों पर हम लोग हमेशा ही बात करते हैं। तो इस वक्त जो सुरक्षित सेफ हेवन है, वो निवेश है हमारे यहाँ का स्टॉक मार्केट। और बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो आरबीआई के ऊपर मैडम दबाव था कि आरबीआई जो है ना ब्याज दरें बढ़ाने का जो दबाव हो रहा था कि ब्याज रेट बढ़ने वाली है, ईएमआई बढ़ेगी, निश्चित रूप से जो है ना होम लोन पे भी बढ़ने वाला है, तो एक जो है ना जो रियल एस्टेट के अंदर एक डर का वातावरण पैदा हो गया था, मुझे लगता है कि वो घटेगा। इससे हमारे देश की व्यवस्था को, जो अर्थव्यवस्था है, उसको विकास को जो है ना समर्थन देने वाली ये शांति नीति है। निश्चित रूप से गोल्डन पीस जिसको हम लोग बोल रहे हैं 20 पीस डील है। और सबसे बड़ी बात एक जो यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, जो कि आपके खबरों में भी आ रहा है कि 2025-26 में 863 बिलियन डॉलर के आसपास जो है ना हमारा रिकॉर्ड स्तर पहुंच गया भारत के निर्यात का, जो कि 441 हुआ करता था। कुल भारत का कुल निर्यात जो है ना 441 बिलियन डॉलर से बढ़कर के इस साल 2025-26 में 863 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और इसलिए गुड न्यूज है क्योंकि इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि भारत ने, भले ही पूरी विश्व में जो है ना एक अनिश्चितता का माहौल था और बहुत बड़ी टेंशन थी, भारत ने दूसरे तरीके ढूंढ लिए जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रूप से मजबूत है। जबकि आईएमएफ ने मैडम डिक्लेरेशन दिया है कि -3.1 जो है ना ग्लोबल जीडीपी का रिडक्शन रहेगा। उस ऐसे माहौल में 441 बिलियन डॉलर से बढ़ा करके 863 बिलियन डॉलर तक ले जाना अपनी अर्थव्यवस्था को, ये सराहनीय कदम है। हाँ, इस पर एक जवाब मेजर जनरल संजय सोई आपका बनता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो कहें योगदान है वो डिफेंस सेक्टर का है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य दिया गया था उस पर काफी हद तक भारत आगे बढ़ रहा है। कोई शक नहीं है कि देखिए, जब सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, पर डिफेंस सेक्टर की जब बात होती है तो इस साल प्रोडक्शन, रिकॉर्ड प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ गया है, और एक्सपोर्ट भी तकरीबन 38,000 करोड़ गया है, जो कि आप समझिए कि 2014 में तकरीबन 681 करोड़ हुआ करता था। ये बढ़ोतरी दिखा रहा है कि आज जो हमारा फोकस रहा है आत्मनिर्भरता के ऊपर, ये आत्मनिर्भरता ही, अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ मिलती है तो उससे ना केवल नौकरियां मिलती हैं बल्कि इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, ओवरऑल एंसिलरी इंडस्ट्रीज काफी बन जाती है। पूरा इको सिस्टम जब डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ती है तो उससे आपका इको सिस्टम डेवलप होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो छोटे छोटे बॉल बेयरिंग हो, टायर हो, सस्पेंशन सिस्टम हो, बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं। और एक्सपोर्ट के द्वारा तकरीबन अगर हम 100 के लगभग देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक संबंध, एक अच्छी दोस्ती, और एक तरह से हमें फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है जैसे हमारे साथी बता रहे थे, और हमारे देश में नौकरियां भी ज्यादा मिल रही हैं। हर तरह से मेरे हिसाब से विन विन सिचुएशन है। बहुत अच्छा एक डायरेक्शन दी गई, मूवमेंट
आत्मनिर्भरता का बिल्कुल, हथियार खरीदने से ज्यादा अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर ज्यादा फोकस हो रहा है, चाहे वो रूस हो या फिर इजरायल हो। चलिए जल्दी से एक बार सर, सवाल अब सबसे बड़ा यही है कि क्या सोने के दाम और कम होंगे या फिर आगे जारी रहेंगे? योगेश सिंघल जी, आपके पास सीधे तौर पर आना चाहूंगी। आप क्या करें, उम्मीद रखें कि और कम आएंगे या फिर यहां से आगे गोल्ड और सिल्वर दोनों बढ़ेंगे? मैंने पिछले शो में भी कहा था, बट लकीली उसी दिन भाव बल्कि बढ़ गए थे थोड़े, लेकिन अभी सोने में मंदी है। निवेशक को बहुत धैर्य रखना चाहिए, पैनिक बाइंग में नहीं घुसना चाहिए। $4,000 से $3,500 के बीच में उसको धीरे धीरे SIP के तौर पे या जैसे भी बाइंग करते रहना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। अभी निवेशक शेयर बाजार की तरफ भी मूव कर सकता है, उसकी तरफ भी बढ़ सकता है, क्योंकि शेयर बाजार में अभी काफी गुंजाइश है बढ़ने की। तो अभी गोल्ड और सिल्वर में तो अभी थोड़ा सा मंदा ही दिमाग में रखना चाहिए। बहुत ज्यादा जो तेजी 2025 की देखी थी उस तरह का दिमाग अपना अपने नहीं बनाना चाहिए। और फोमो बायर्स के लिए आप क्या कहेंगे? फिर ऑफ मिसिंग आउट, तमाम ऐसे बायर्स भी होते हैं, फटाफट से जाइए और खरीद लीजिए। इनको फोमो हुआ था, अब उनका फोमो जो है ना, वो ग्राहक हम चाहते हैं कि ये भाव में 1,40,000, 1,45,000, जैसे 1,40,000 से पलटा बाजार, तो यहाँ पे जो फोमो वाले ग्राहक हैं यहाँ पर वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, उनको आना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि तेजी वो चलते हुए जहाज, उड़ते हुए जहाज में बैठना चाहता है हर आदमी, आके नहीं खाना चाहता है। अभी शेयर बाजार है जैसे घटा हुआ है, अभी सोने का बाजार है जैसे अभी घटेगा, 20-25 रुपए घटते हैं यहाँ से, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी और सेफ बाइंग रहेगी, जो कि कभी भी नुकसान नहीं देगी। ठीक है, जल्दी से डॉक्टर शर्मा, क्या पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत है? डॉक्टर शर्मा, आपसे सवाल है, इस गोल्डन पीस डील के बाद जो गुड न्यूज आई है उसको देखते हुए क्या अपने पोर्टफोलियो में चेंज किया जाए या सेम ही रखा जाए? प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ, आप इसका जवाब रख दीजिए। लगता है डॉक्टर शर्मा तक आवाज नहीं जा रही। जी बिल्कुल नवजोत जी, मुझे लगता है इस वक्त जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये बहुत आगे जाने वाली है। तो पोर्टफोलियो में बदलाव की आवश्यकता है। और मैं ये सहमत करता हूँ सिंघल साहब से और अन्य हमारे जो साथीगण हैं कि जो आभूषण हैं, जो सिल्वर और जो आपका गोल्ड है, वो अभी मंदी के दौर से गुजरेगा आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि अब वो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। यानी कि जो आप कह रहे हैं कि क्या पोर्टफोलियो चेंज करना है, निश्चित रूप से पोर्टफोलियो चेंज करने का ये राइट टाइम है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस गोल्डन डील का असर भारत पर कितना होगा और कितनी बड़ी गुड न्यूज ये भारत के लिए, खासतौर पर भारत के सराफा बाजार के लिए, इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे।